फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग महोदय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसका नाम प्रोस्पाइस है। प्रोस्पाइस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में क्या नाम होता है, क्या कहते हैं इसे, कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, क्या बेस है इस पोएम का, और बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो मस्ट है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जो पेपर सेटर कहीं से भी पूछ सकता है इस पोएम से रिलेटेड, वो आपको यहाँ दिया हुआ है। मैक्सिमम जो एग्जाम्स टीचिंग से रिलेटेड हुए हों और जिसमें प्रोस्पाइस से पूछा गया है क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पॉइंट्स वाइज रखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हैं बाद में। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये पोएम जो है ये अपनी पत्नी, जो इनकी वाइफ थी रॉबर्ट ब्राउनिंग महोदय की, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, उनके जस्ट डेथ के बाद इन्होंने लिखा था 1861 में। तो दो यहाँ पर घटनाएं घटी इनके साथ। पहला इनके पोएम के लिखे जाने का, और दूसरा जो बेस था उस पोएम का वो इनकी पत्नी के डेथ का। डेथ के बाद जो थे ये बहुत उदास रहने लगे, लेकिन इन्होंने एक होप रखी कि डेथ के बाद ये अपनी पत्नी से जरूर मिलेंगे। फर्स्ट पब्लिश हुआ था ये 1864 में इनके एक कलेक्शन में जिसका नाम था ड्रामाटिस पर्सोनाe। तो ये कलेक्शन का नाम जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं वर्सिफिकेशन की पोएम के। तो 7 स्टैंजाज इसमें है और हर एक स्टैंजा जो है 4 लाइंस में डिवाइडेड है। टोटल अगर बात करें 28 लाइंस की है। ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अगर एग्जाम सिलेबस स्पेसिफिक है तो, और जैसे प्रोस्पाइस पोएम अगर किसी सिलेबस में दिया गया हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एलटी ग्रेड की, तो ऐसे एग्जाम्स में लाइन भी पूछा जाता है। राइमिंग स्कीम जो है वो एबी इसकी है। अगर हम जॉनरा की बात करें तो ये है एक फिलोसफिकल लिरिक, ये एक एलिजी है। प्रोस्पाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लैटिन वर्ड है। इसका इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है लुकिंग अहेड, लुकिंग फॉरवर्ड या बी वॉचफुल। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। द मेन थीम ऑफ द प्रोस्पाइस इज डेथ। डेथ याद रखिएगा, डेथ इसका मेन थीम है। जो ये पोएम है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो यहाँ पर दिया गया है कि ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है, एक ऐसे स्पीकर के द्वारा बोला जा रहा है जो लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज डेथ, अपने मृत्यु के बारे में, मृत्यु को सोच रहा है कि मृत्यु उसकी आने वाली है, इंतजार कर रहा है मृत्यु का। दिस इज नॉट अ मैन, लिखा है कि ये आदमी वो आदमी नहीं है जो डरता है एंड से, डरता है मृत्यु से, बल्कि वो फेस करता है, सामना करता है बड़े बहादुरी के साथ एक ऐसे इंसान की तरह जो खुशी खुशी जो है वो गले लगाता हो मृत्यु को। हम चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने इस पोएम को। फियर डेथ, पोएट कहता है फियर डेथ, क्या मृत्यु से डरना चाहिए? ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो रीडर से, पढ़ने वालों से नहीं पूछा जाता, बल्कि पोएट जो है अपने तरीके से वो क्वेश्चन करेगा और फिर आंसर भी देगा। तो क्या मुझे मृत्यु से डरना चाहिए जब मृत्यु आ रही हो, जब मृत्यु अप्रोच कर रही हो? क्या फील करूं मैं द फॉग इन माई थॉट, जब मेरे गले में घुटन सी महसूस हो? फॉग का मतलब गले में अगर धुंध भर जाए, द मिस्ट इन माई फेस, या चेहरे पर कुहासा छा जाए, तो क्या मुझे डरना चाहिए कि मेरी मृत्यु आने वाली है? When the snows begin, जब स्नो जो है, यानी ये एक बता रहा है कि किस किस तरीके से जो है वो मृत्यु जो है वो अप्रोच करती है, मृत्यु जो है वो आती है, डेथ आती है। तो क्या इस कंडीशन में उसे डरना चाहिए? When the snows begin, जब ये बर्फ जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड द ब्लास्ट डिनोट, ब्लास्ट मतलब होता है कोल्ड विंड, क्या जब ये ठंडी हवाएं जो है वो डिनोट करती हैं, यानी कि संकेत करती हैं आई एम नियरिंग द प्लेस, कि मैं नजदीक आ चुका हूं स्थान के। नजदीक स्थान के का मतलब है कि डेथ के। जब बर्फ गिरती हो या हवाएं तेज जो है वो इशारा करती हो कि मेरी मृत्यु नजदीक आने वाली है, क्या मुझे तब डरना चाहिए? यहाँ स्नोज जो है और जो ब्लास्ट है, ये दोनों जो है ये सिंबोलिज्म है। ओल्ड एज के लिए ये यूज हुआ है, ओल्ड एज या डेथ। तो आप स्नोज और ब्लास्ट को ओल्ड एज से रिप्लेस करके भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है द पावर ऑफ द नाइट, यानी अंधकार की शक्ति। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि तूफान का प्रेशर, प्रेस मतलब प्रेशर। द पोस्ट ऑफ द फो, फो मतलब होता है शत्रु। शत्रु कौन है यहाँ पर? वो है डेथ। तो ये आपका जो लाइन है वो पर्सोनिफिकेशन है कि डेथ का पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है चौकी। जैसे कि सेनाएं जो है एक चौकी पर जो है वो रुक जाती है और वहीं से बॉर्डर के आसपास जो चौकी बनाती है बंकर टाइप का, और वहां से वो लड़ना शुरू करती हैं, फायरिंग शुरू करती हैं दूसरे वाले अपोजिट जो भी एनिमीज हैं। तो जो शत्रु है वो एक पोस्ट, डेरा डाले है, चौकी बनाए हुए है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो डेथ को ऐसे पोर्ट्रेट करता है कि वो उसका एक पावरफुल एनिमी है
जो तूफानों में उसका वेट कर रहा है। तो क्या मुझे तब मृत्यु से डरना चाहिए? क्या मुझे पता हो जाना चाहिए कि मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है? वेयर ही स्टैंड्स, जहां वो खड़ा है, द आर्क फियर, ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, आर्क और फियर। आर्क फियर का मतलब है मृत्यु का भय। वहां जो मृत्यु का डर है, जो भय है ना, वो विजिबल फॉर्म में आ चुका है, यानी कि वो मुझे दिख रहा है। वैसे तो डेथ इनविजिबल होता है, पर यहाँ उसके लिए विजिबल है कि अप्रोच कर रहा है डेथ मेरे आसपास। अब मुझे मृत्यु दिखने लगी है। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, फिर भी जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं उन्हें आगे बढ़ना ही है, उन्हें जाना ही है, फेस करना ही है उनको इस डेथ से। ये भी पर्सोनिफिकेशन था। फॉर द जर्नी इज डन, क्योंकि अब जर्नी जो है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि अब लाइफ की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड द समिट अटेन्ड, और जो समिट है, जो शिखर है, वो पा लिया गया है, क्योंकि लाइफ का जो शिखर होता है वो उसकी डेथ होती है, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। और जो सारे के सारे बैरियर्स हैं वो फाल हो चुके हैं, सारी बाधाएं गिर चुकी है, शिखर पा लिया गया है, यात्रा मेरी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे मेटाफर जो है एक ऐसे लाइफ के बारे में है जैसे कि वो माउंटेन क्लाइंब करता हो, मेटाफोरिकली यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है वो पोएट ये कहना चाहता है कि मृत्यु उसकी आ चुकी है, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका है। तो क्या मुझे डरना चाहिए या उसका सामना करना चाहिए, ऐसा पोएट खुद से बोलता है। दो अ बैटल्स टू फाइट, हालांकि अभी भी एक युद्ध बचा हुआ है लड़ने के लिए। एर मतलब बिफोर, द गर्डन, गर्डन जो है, गर्डन और एर जो है ये आर्केइक वर्ड है। गर्डन का मतलब होता है अल्टीमेट रिवार्ड, अल्टीमेट रिवार्ड इसका मतलब होता है, मतलब मृत्यु ही अल्टीमेट रिवार्ड होती है। बी गेन्ड, तो हालांकि अभी एक युद्ध बचा हुआ है, ये अल्टीमेट रिवार्ड पाने से पहले का। द रिवार्ड ऑफ इट ऑल, इट मतलब लाइफ का, तो जीवन का जो रिवार्ड है वही सब कुछ है। तो जब मैं उससे लड़ूंगा, मृत्यु से लड़ूंगा, तभी जाकर के मुझे जीवन का पुरस्कार मिलेगा। और यहाँ जीवन के पुरस्कार का मतलब है अपनी पत्नी से वो फिर से मिलेगा, क्योंकि वही जीवन का पुरस्कार है, मरने के बाद वही जाना है उसे। और वो सोच रहा है कि फिर वो मिलेगा अपनी पत्नी से, तो वो इसलिए खुश है कि मरना भी वो है उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत बेहतरीन लाइन है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है ये। कहता है आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं हमेशा एक योद्धा रहा हूं, एक लड़ाकू रहा हूं। सो वन फाइट मोर, मतलब मैं जीवन में हमेशा लड़ा हूं, जब भी कोई कठिनाई परेशानी आई है तो मैं हमेशा लड़ता हुआ पाया गया हूं। सो वन फाइट मोर, इसलिए एक एक लास्ट बार मुझे लड़ना है। ये बहुत इंस्पिरेशनल एक कोट है पोएट का। हर किसी को इसे इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि हमेशा तुम लड़ते रहो परेशानी से, एक और परेशानी अगर आ गई तो उससे भी लड़ो। पर यहाँ जो पोएट की परेशानी है, आखिरी परेशानी, द बेस्ट, जो सबसे बेस्ट लड़ेगा वो, और जो सबसे लास्ट की परेशानी है वो है उसकी मृत्यु से लड़ाई। तो अब वो एक और लड़ाई लड़ेगा जो सबसे श्रेष्ठ होगा और अंतिम होगा। आई वुड हेट, ये पर्सोनिफाइड है क्योंकि मृत्यु को ऐसे दिखाया है मानो कि इंसान हो, तो इंसान में फाइट हो रहा है। आई वुड हेट दैट डेथ, मैं उस डेथ से नफरत करता हूं। पोएट कहता है मैं उस डेथ से नफरत करता हूं जो बैंडेज कर देता है मेरी आंखों को। अगर कोई मृत्यु आती है और वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देती है, बैंडेज मतलब होता है पट्टी बांधने से, पट्टी बांध देती है। एंड फारबोर, फारबोर मतलब होता है प्रिवेंट, और रोक देती है मुझे। एंड बेड मी, और मुझसे कहती है, बेड मीन्स कहना, क्रीप पास्ट, कि चुपचाप निकल जाओ यहां से। तो मैं ऐसे डेथ से नफरत करता हूं जो डेथ आती है, पट्टी बांध देती है आंखों पे, यानी कि उसके बाद दिखना बंद हो जाता है इंसान को, और वो रोक देती है तुम्हें किसी भी चीज को करने के लिए, हाथ पैर बंद हो जाते हैं। और फिर वो कहती है बिना आवाज किए, बिना किसी को बताए, तुम यहां से चुपचाप निकल लो, चलो मेरे साथ चलो। यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेथ ऐसे माना गया जैसे कि इंसान हो वो। नेक्स्ट है आपका नो, नहीं, लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, नहीं मुझे ऐसी डेथ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं जो हूं ना, मुझे होल ऑफ इट, डेथ का पूरा टेस्ट लेने दो, मौत का पूरा स्वाद लेने दो मुझे। मुझे फेयर करने दो, फेयर मतलब फेस, सामना, मुझे सामना करने दो जैसे कि मेरे पियर्स ने किया। पियर्स मतलब होता है कंटेम्प्रेरी राइटर्स या पोएट्स, उस टाइम के, जो हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जिस टाइम के थे, 19th सेंचुरी के, तो उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स या राइटर्स रहे हों, जैसे कि उनकी मृत्यु हुई, जैसे वो फेस किए हैं मृत्यु को, वैसा ही मुझे भी फेस करना है। द हीरोज ऑफ ओल्ड, जैसे कि उस समय के एंशिएंट हीरोज, यानी कि जो होमर, वर्जिल, दांते टाइप के जो लोग थे, जैसे कि उन लोगों ने फेस किया है कठिनाइयों को, वैसे ही मुझे भी फेस करना है। ये नहीं कि आंखों में पट्टी बांधो, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे किसी से, और चुपचाप मैं दुनिया से निकल लूं, ऐसा नहीं, मुझे लड़ना है आखिरी बार भी। बियर द ब्रंट, यहाँ देखिएगा, बियर द ब्रंच, ब्रंच मतलब होता है मेन अटैक। बियर माने सहना, मैं जो मेन अटैक होगा,
जो आखिरी अटैक होगा, मुख्य अटैक होगा मेरे ऊपर लास्ट में मौत का, उसे मैं सहना चाहता हूं। इन मिनट्स पे, एक ही मिनट में मैं चुकता कर दूंगा, ग्लैडली चुकता करूंगा, खुशी खुशी चुकता करूंगा लाइफ के एरियर्स को। एरियर्स मतलब ड्यूज होता है, ड्यूज ऑफ पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड, तकलीफ, अंधेरापन और ठंडी। यानी कि जिंदगी ने जो अभी तक ड्यूज बाकी रखी है मेरे ऊपर, मैं उसको सबको सेटल करके जाऊंगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं पेन, डार्कनेस और कोल्ड सबको सह करके जाना चाहता हूं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि बस सोया रहा और अचानक से मौत हो गई मेरी, बिल्कुल नहीं। जितना भी दर्द देना है दे लो मुझे, मैं सह करके जाऊंगा, एक आखिरी युद्ध लड़के जाऊंगा। मेटाफर का यूज हुआ है इसमें, मतलब यहाँ पे ऐसे बताया गया है जैसे जिंदगी जो है वो जिंदगी का बकाया हो आप, इंसान का बकाया नहीं हो आप, जिंदगी का बकाया हो। फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, ये कहता है कि अचानक जो सबसे वर्स्ट होता है, सबसे बुरा सिचुएशन होता है, वो भी बेस्ट में चेंज हो जाता है बहादुरों के लिए। तो साहसी साहसी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सबसे बुरा भी सबसे अच्छा बन जाता है। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, एट एंड अंत में वो ब्लैक मिनट, ब्लैक मिनट का मतलब होता है मोमेंट ऑफ डेथ। तो जो मोमेंट ऑफ डेथ है ना, वो भी समाप्त हो जाता है। जो लगता है कि बस आने वाला है मेरा मृत्यु, तो वो जो डर होता है आखिरी समय मरने का अंत में, वो भी खत्म हो जाता है अगर आप बहादुरी से जो है सामना करते हो उस डेथ का। तो यहाँ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है और कंट्रास्ट भी है वर्स्ट का बेस्ट से। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है कि बहादुरों के लिए डेथ भी जो है वो शांति में बदल जाता है। एंड द एलिमेंट्स रेज, जो एलिमेंट्स हैं, जो बहुत सारे तत्व से इंसान मिलकर के बना हुआ है, जो एलिमेंट्स के रेज हैं, क्रोध हैं, द फाइंड वॉइसेज, फाइंड वॉइसेज का मतलब होता है एक राक्षसों की जैसे आवाजें आती है। उस टाइम लगता है इंसानों को, जो डेथ अप्रोचिंग इंसान होता है उसको लगता है कि अजीब अजीब सी उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो जैसे राक्षसी आवाजें या किन्हीं भी तत्वों की जो क्रोध हो, दैट रेव, जो कि बड़बड़ाती हैं, जो राक्षसी आवाजें जो हैं, जो दैत्यों के, जो ये डेविल टाइप की आवाजें जो आ रही होती हैं, जो बड़बड़ा रही होती हैं, जो बैबल कर रही होती हैं, शैल ड्विंडल, वो कम हो जाती हैं, शैल ब्लेंड, वो मिल जाती है। इंसान बहुत तड़पता है मरने के जस्ट पहले, इंसान जो है वो बहुत तड़पता है, बहुत हाथ पांव मारता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब शांत हो जाता है, सब ड्विंडल हो जाता है, सब कम हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी पोएट कहता है कि भले कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, भले कितनी ही आवाजें क्यों ना आए, लगे कि आसपास जो है वो राक्षस जो है वो मेरे वो बड़बड़ा रहे हैं या बैबलिंग कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, सब कम हो जाएगा धीरे धीरे। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, ऐसे दिख रहा है मानो कि वो आवाजें जो है वो इंसान की आवाजें हो या वो बड़बड़ा रही हो जैसे इंसान बड़बड़ाता है। ये साउंड इमेजरी यहाँ पर यूज हुआ है, आनोमेटोपोइया नहीं है यहाँ पर। ये शैल सैल आप ध्यान दीजिएगा, ये एनाफोरा है क्योंकि अभी आपको नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। शैल चेंज, शैल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, और ये बदल जाएगा, जो भी सिचुएशन होगी, जो भी परेशानियां होगी वो चेंज हो जाएगी, और ये आखिरी में जो है पीस आउट ऑफ पेन होगा, यानी कि तकलीफ में भी शांति मिलेगी मुझे। देन अ लाइट, और तब एक प्रकाश दिखेगा मुझे, यानी कि मृत्यु मेरी हो जाएगी अब मैं प्रकाश मुझे दिखेगा, यानी कि मैं पहुंच चुका हूं, चाहे हेवन चाहे हेल कहीं भी, वहां मुझे एक प्रकाश दिखेगा। देन दाई ब्रीस्ट, यहाँ दाई जो है वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो दाई याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दाई जो है वो किसको, किसके लिए रेफर किया गया है, और ब्रेस्ट का मतलब यहाँ पे है हार्ट या हग, तो उसके बाद तुम्हारा हग मिलेगा मुझे। ऑफ दाउ सोल ऑफ माई सोल, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफे का यूज करते हुए कहते हैं मेरी आत्मा की आत्मा, यानी कि मेरी आत्मा की तुम आत्मा हो, तुम जो हो वो मेरी आत्मा की भी आत्मा हो। आई सेल क्लैस्प, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, दी अगेन, पुनः तुमको, दी मतलब यू, तुम्हें फिर से गले लगाऊंगा, एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और फिर ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले के हवाले हम दोनों हो जाएंगे। इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। आशा आपको पोएम समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी हुई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।